Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another subsection of physics which is transformer. आज का जो सबसेक्शन है ये दो लिहाज से इम्पोर्टेंट है. एक तो डेफिनेटली जो हमारा टारगेट भी होता है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम्स. सो एज फार एज आवर इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड, ट्रांसफार्मर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर आप पावर सिस्टम में, अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस है वो आपका ट्रांसफार्मर है. आप जितनी भी अपनी आपकी अप्लाइंसेस हैं, जितने भी आपके जो पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत का हामिल है और सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर जिसकी कॉस्ट है वो ट्रांसफार्मर की है. ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो नखरे वाला जो इंस्ट्रूमेंट है या जो डिवाइस है वो ट्रांसफार्मर है. ट्रांसफार्मर में जो बेसिक फिनोमेना होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होता है. ठीक है, हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं जो एक दूसरे की वेसिनिटी में होती हैं और एक में फ्लक्स चेंज होता है, वो दूसरे के साथ लिंक करते हैं अप टू सो ऑन. ये जो सारी चीज़ें हम आज अपने सबसेक्शन में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसेक्शन. ट्रांसफार्मर. So what is transformer? An electrical device that changes the level of AC from high to low or from low to high. So simply AC device जो AC alternating current उसको एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाए, from high to low और from low to high. अब ये जो हाई टू लो है या लो टू हाई है, ये किस चीज़ को लो करेगी और किस चीज़ को हाई करेगी? तो उसमें दो पैरामीटर्स, वोल्टेज एंड करंट. आप इससे वोल्टेज को भी हाई कर सकते हैं, करंट को भी हाई कर सकते हैं, एंड इन द सेम वे वाइस वर्सा. ट्रांसफार्मर का जो नाम आप देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर, ट्रांस एंड फॉर्मर. ट्रांस मीन टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. ठीक है, टू चेंज द लेवल. फॉर्मर मीन इट इज अ डिवाइस. सो ट्रांसफार्मर चेंज वोल्टेज एंड करंट. अब इसमें जो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है जो यूज होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना यूज होता है. म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल मीन बाहमी. दो हमारे पास वाइंडिंग है, एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग का और दूसरे को हम नाम देते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग का. तो इन दोनों वाइंडिंग के दरमियान जो आपस में इंडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रही है, उसके थ्रू आपका ट्रांसफार्मर काम करता है. कि आपकी प्राइमरी में जब आप सप्लाई देंगे, जब आप एसी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास कोई भी एसी सप्लाई है, उसकी वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स जो है वो क्रिएट होगा. एंड यू नो दैट अकॉर्डिंग टू Faraday's law, whenever there is change in magnetic flux, that change in magnetic flux will result in induced EMF. तो उसकी वजह से इस वाइंडिंग में एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाएगा. ठीक है, अब ये देखें, वो जो फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है, वो फ्लक्स सिर्फ यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, बल्कि वो फ्लक्स जो है वो आपके लिंक कर रहा है सेकेंडरी के साथ भी, क्योंकि आपकी जो सेकेंडरी है वो बिल्कुल वेसिनिटी में, इन द वेसिनिटी ऑफ प्राइमरी, एक दूसरे के साथ बहुत ही परफेक्टली कपल्ड होती हैं. तो वो जो आपका फ्लक्स है वो इसके साथ भी लिंक होगा और डेफिनेटली यहाँ पे जब फ्लक्स लाइन चेंज होगी तो यहाँ पे भी एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा, जिसे हम कहेंगे प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF. तो हमने क्या किया है, हमने अपनी सप्लाई तो यहाँ पे अप्लाई की, लेकिन उसकी वजह से हमें वोल्टेज यहाँ पे भी मिल रही है. सो वी हैव जस्ट shifted our voltage from one limb to another limb. एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग पे हम अपनी वोल्टेज को यूज कर रहे हैं और इसमें हमारे पास देयर इज इलेक्ट्रिकल सेपरेशन. हमारे पास इलेक्ट्रिकल सेपरेशन, इलेक्ट्रिकल हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है. देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. वी हैव जस्ट मैग्नेटिक लिंकेज बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड प्राइमरी वाइंडिंग. अब इसमें ये जो फ्लक्स आपका प्राइमरी जो चेंज होगा सेकेंडरी में, और यहाँ पे क्या वोल्टेज होगी और यहाँ पे क्या वोल्टेज होगी, और इन द सेम वे यहाँ पे क्या करंट होगा और यहाँ पे क्या करंट होगा, उस चीज़ को आप वोल्टेज और करंट को एक चीज़ से आप कंट्रोल कर सकते हैं. और वो चीज़ क्या है? वो है नंबर ऑफ
टर्न्स। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे FSC एंड ICS और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है विद हाईएस्ट सक्सेस रेशियो। And not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करते। ना सिर्फ इतना बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। तो आपकी जो ट्रांसफार्मर ये सारी गेम ही असल में नंबर ऑफ टर्न्स की है। आप आइदर साइड पे, प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे, नंबर ऑफ टर्न्स को कंट्रोल करेंगे जिसकी वजह से आपको डिफरेंट वोल्टेज एंड डिफरेंट करंट लेवल मिलेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी पे। इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं हम। इसकी कंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स। अभी हमने देखा एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है। 2 कॉइल्स ऑफ वायर वाउंड साइड बाय साइड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसे हम वाउंड करते हैं। One coil is called primary and the other is called secondary. अब यहाँ पे आपने देखना है कि हम जो कोर यूज करते हैं, कोर असल में क्या है, कोर आपके पास अभी जो हमने देखा है कि वो मटेरियल है जिसके ऊपर आप अपने ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को वाउंड करेंगे। दिस इज द मैग्नेटिक कोर। यहाँ पे आप प्राइमरी को वाउंड करेंगे और इन द सेम वे यहाँ पे आप सेकेंडरी को वाउंड करेंगे। अब ये जो कोर हम यूज करते हैं ये हम करते हैं सॉफ्ट आयरन। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि जितना भी फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स वो सेकेंडरी के साथ लिंक करे। कोई फ्लक्स ज़ाया नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, जितना यहाँ पे फ्लक्स होगा अगर उतना ही सेकेंडरी के साथ लिंक होगा तो फिर जितनी आपकी प्राइमरी वोल्टेज होगी उतनी ही आपकी सेकेंडरी वोल्टेज होगी, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज डिपेंड ही आपकी फ्लक्स लिंकेज पे कर रही है। सो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसा मटेरियल यूज करें कि जो प्राइमरी का सारा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी तक पहुंचा दे। तो अगर हम एयर यूज करते हैं यहाँ पे तो एयर की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जिसे हम देखते हैं म्यू नॉट, वो आयरन से कम है। ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई और मटेरियल देखें तो उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी वो आयरन से कम है। अब आयरन भी 2 तरह के होते हैं, सॉफ्ट आयरन एंड हार्ड आयरन। तो हमारे पास जो सॉफ्ट आयरन है इसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि आपके पास ये मैक्सिमम फ्लक्स को अलाउ करेगा अपने अंदर से पास होने। तो सॉफ्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को बहुत ही इजीली और यूनिफॉर्मली वो ट्रांसफॉर्म कर देगा फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। इसका मतलब ये है देयर विल नो एनी फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज फ्लक्स कौन सा होता है? ऐसा फ्लक्स जो प्राइमरी में है लेकिन सेकेंडरी में नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो ज़ाया हो गया। दैट इज फ्लक्स लीकेज। टू अवॉइड दीज फ्लक्स लीकेज वी ऑलवेज यूज सॉफ्ट आयरन कोर इन आवर ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम कोर का मटेरियल किस तरह डिजाइन करते हैं और प्रैक्टिकली हमारे पास सॉफ्ट आयरन कॉइल होती है। अ चेंजिंग करंट पास्ड थ्रू प्राइमरी इंड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी। तो यहाँ पे आप एक चेंजिंग करंट यहाँ पे फेड करते हैं जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है। वो चेंज ऑफ फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक करता है। उस फ्लक्स की वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ आपके पास एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाती है। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें हमारे पास ये आपको शो की गई है प्राइमरी वाइंडिंग और ये दरमियान में जो दो आपको 2 लाइंस नजर आ रही हैं ये आपके सिंबल होता है कोर का। ठीक है। ये आपकी मैकेनिकल या रियल स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर। दिस इज
representing the core, और ये इसी तरह आपके पास secondary winding है, and these are the terminals, these are primary terminals and these are secondary terminals। इसको हम कहते हैं primary पॉजिटिव, या इसको हाई, इसको लो, इसको सेकेंडरी हाई, इसको सेकेंडरी लो, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल है ट्रांसफार्मर का। नाउ वी हैव अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। हमारे कोर्स में जो टाइप्स डिस्कस की गई हैं वो की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। तो उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल will be greater than number of turns in the primary coil। इसका मतलब है कि आपकी जो सेकेंडरी के टर्न्स हैं वो प्राइमरी से ज़्यादा होंगे। जैसे कि आपके यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, आपकी प्राइमरी पे कम टर्न्स हैं, आपके सेकेंडरी पे ज़्यादा टर्न्स हैं। सो दिस विल बी योर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप किस चीज़ को हम कह रहे हैं, इसमें क्या चीज़ अप हो रही है, वो वोल्टेज हो रही है। क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है इसका मकसद यही होता है कि हम वोल्टेज के लेवल को चेंज करते हैं, ठीक है। सो अगर वोल्टेज अप हो रही है तो डेफिनेटली करंट क्या होगा, वो डाउन होगा। अगर हम पावर इक्वेशन लिखें ट्रांसफार्मर की, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल पावर इन द प्राइमरी वाइंडिंग शुड बी इक्वल टू टोटल पावर इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यू नो दैट पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई। सो अगर हम लिखें सेकेंडरी पावर क्या होगी, वीपी and IP should be equal to VS and IS। Primary current, product of primary current and primary voltage should be equal to product of secondary current and secondary voltage। अगर हम रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन टर्न्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आपके पास ये होता है V primary divided by V secondary is equal to N primary divided by N secondary। Ratio of the primary to secondary voltage is equal to ratio of the primary turns and secondary turns। तो अगर आप ये देखें कि अगर आपके पास सेकेंडरी पे टर्न्स ज़्यादा होंगे तो आपके पास सेकेंडरी की वोल्टेज भी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है। तो इस रिलेशन से आप देख रहे हैं कि आपकी जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो आपकी वोल्टेज ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वोल्टेज भी कम होगी। तो यहाँ पे क्योंकि सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और प्राइमरी पे कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है प्राइमरी से। सो इस बेस पे हम इसे कहते हैं दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये हमारी वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं करंट की। अगर सेकेंडरी करंट ज़्यादा है, सॉरी वोल्टेज, अगर सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है और प्राइमरी वोल्टेज कम है, लेकिन इन करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट सेम रहना है, इसका मतलब ये जहाँ पे वोल्टेज कम है वहाँ पे डेफिनेटली करंट ज़्यादा होगा, और जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ पे डेफिनेटली करंट क्या होगा, वो कम होगा। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज इज हायर at the secondary side but current is smaller at the secondary side, and in the same way voltage is smaller in the primary but current is higher in the primary, ठीक है, to balance this equation, ठीक है। तो जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा वहाँ पे करंट कम, और जहाँ पे करंट ज़्यादा वहाँ पे वोल्टेज कम। इन द सेम वे हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो उसमें डेफिनेटली क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो अगर यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी के टर्न्स कम होंगे, तो उससे क्या होगा, उससे डेफिनेटली आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज फिर ज़्यादा होगी, और जो प्राइमरी वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी, और जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो लेस देन होगी, ठीक है। क्योंकि आपके नंबर ऑफ टर्न्स आर द डायरेक्टली मेजर ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे देखें आपकी टर्न्स ज़्यादा है, टर्न्स ज़्यादा है तो आपकी वोल्टेज भी ज़्यादा होगी, यहाँ पे टर्न्स कम है तो डेफिनेटली आपकी वोल्टेज भी कम होगी। सो दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउ व्हाट इज आइडियल ट्रांसफार्मर? आइडियल ट्रांसफार्मर वो स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, लेकिन हम कब ट्रांसफार्मर को आइडियल ट्रांसफार्मर कहेंगे? एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन इन विच इलेक्ट्रिकल पावर एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर इक्वल। जितनी यहाँ पे पावर है उतनी यहाँ पे पावर है। अभी हम ये डिस्कस करके आए हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन में, हमने ये बात की है कि प्राइमरी पावर जो है वो इक्वल होगी सेकेंडरी पावर के, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हरगिज नहीं होता। प्रैक्टिकली आपके पास ट्रांसफार्मर में लॉसेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी पावर जो है वो, कुछ पावर जो है वो
डिसिपेट हो जाती है एज अ हीट, वो हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका आइडियल ट्रांसफार्मर उस वक्त होगा जब प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर जो वो इक्वल होगी। बिकॉज ऑफ कोर लॉसेज, eddy current losses, flux losses and hysteresis, the secondary power is always smaller than the primary power, ठीक है। so power secondary would always be equal to power primary in our practical transformer। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है लॉसेज। कौन कौन से लॉसेज है इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अब हमने बात की अभी तक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। इन दोनों की जो एप्लीकेशन होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है। जहाँ पे हमने वोल्टेज को अप करना हो वहाँ पे हम डेफिनेटली स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमने वोल्टेज को डाउन करना हो वहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। और हमारे पास जो जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ से हम बिजली जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, और जहाँ पे हमने बिजली को यूज़ करना होता है डोमेस्टिक यूज़र जहाँ पे होता है वहाँ पे हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। सो इन आवर पावर सिस्टम हम स्टेप अप भी यूज़ कर रहे होते हैं और साथ साथ हम स्टेप डाउन भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसको हम डिटेल के साथ अभी डिस्कस करते हैं। सो ट्रांसफार्मर रेशो, अभी हमने बात की स्टेप अप ट्रांसफार्मर की कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, सेकेंडरी ज़्यादा होगा और प्राइमरी के टर्न्स कम होंगे। सो सेकेंडरी वोल्टेज शुड बी आल्सो ग्रेटर देन प्राइमरी, बट सेकेंडरी करंट वुड बी लेस देन प्राइमरी करंट, ठीक। तो ये चीज़ें दोबारा मैंने लिस्ट की हैं ताकि आपको इस पे ग्रिप हो जाए। इन द सेम वे स्टेप डाउन में, माय नेम इज डॉक्टर मुअज्जम मंजूर, मेडिसिन इज माय प्रोफेशन एंड टीचिंग इज माय पैशन। टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे एफएससी, आईसीएस और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की। सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सोल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का। तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को एफएससी, आईसीएस और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि एमडी कैट, कैट, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्कड। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। आपकी प्राइमरी टर्न्स ग्रेटर देन होंगे और सेकेंडरी लेस देन होंगे। इसी तरह प्राइमरी वोल्टेज भी ज़्यादा होगी लेकिन आपकी जो करंट है वो सेकेंडरी का ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड दिस इज टर्न इक्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं लॉसेस की। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस, एडी करंट लॉसेस एंड दिस इज परसेंटेज एफिशिएंसी। इसको बाद में डिस्कस करते हैं। मेनली हमारे पास 2 तरह के आपको लॉसेस ये शो किए गए, ठीक है। एक तीसरे भी लॉसेस होते हैं लेकिन वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, ठीक है, जिनके हम कॉपर लॉसेस कहते हैं, ठीक है। तो हम अपनी डिस्कशन को कन्फाइन रखते हैं सिर्फ अपने सिलेबस तक। सो व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉसेस? लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द आयरन कोर। आयरन कोर की मैग्नेटाइजेशन हो रही होती है और डीमैग्नेटाइजेशन हो रही होती है। कैसे हो रही होती है? आप जानते हैं कि जो आयरन कोर है जिसके ऊपर आपने अपनी दोनों वाइंडिंग को वाउंड किया होता है, यहाँ पे आप एक एसी सोर्स प्रोवाइड करेंगे और आपका जो एसी सोर्स है उसकी जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा यहाँ पे तो आपकी यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से आपकी जो मटेरियल ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन होगी, आहिस्ता से ये वोल्टेज कम होगी, फिर वोल्टेज 0 हो जाएगी तो आपकी मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगी लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। सो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो
होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब है 1 सेकंड में 50 टाइम्स आपका जो साइकिल है वो रिपीट हो रहा है। तो कभी कोर की मैग्नेटाइजेशन हो रही है, कभी डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है, तो ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा। लेकिन क्योंकि आपकी ये जो मैग्नेटाइजेशन है और डीमैग्नेटाइजेशन है, इसकी हकीकत क्या है, ये कैसे हो रही होती है? असल में आपके एटम के अंदर जो डोमेन्स होती हैं वो कभी अलाइन हो रही होती है इन द सेम डायरेक्शन। जब वो फुल अलाइन होती है तो उनसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। लेकिन जब वो डी अलाइन हो रही होती है, रैंडमाइजेशन हो रही होती है, तो वो उस वक्त वो क्या हो रही होती है? डीमैग्नेटाइजेशन। सो इन डोमेन्स के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। उस लॉस को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको हम मिनिमाइज कैसे करें, क्योंकि लॉसेस जितने ज़्यादा होंगे हमारी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम होगी। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम लॉसेस को कम से कम रखें। तो लॉसेस को हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। हमने शुरू में बात की कि हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि सॉफ्ट आयरन कोर की डोमेन को अलाइन करने में और डी अलाइन करने में बहुत कम आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो उसमें हीट भी बहुत कम जनरेट होगी। ठीक है, सो वी विल ऑलवेज यूज अ परफेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल जिसका BH कर्व कम होगा। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप कम होगा, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा? उसमें हीट भी कम जनरेट होगी, तो आपका हिस्टैरिसीस लॉसेस भी क्या होगा? उसमें कम होगा। जो दूसरे लॉसेज हैं वो है आपके पास एडी करंट लॉसेस, करंट्स इन फ्रेम ऑफ ट्रांसफार्मर ड्यू टू बैक EMF। इसको हम बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट क्यों जनरेट होते हैं? पहली बात तो यह है कि एडी करंट आपके जनरेट होते हैं कोर के अंदर। अब हम देखते हैं ये क्यों जनरेट होते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, यहाँ पे आपके पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो चेंज हो रही होती हैं इस जगह पे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जहाँ पे भी अगर आप किसी भी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रही हो तो उसके अंदर हमेशा एक EMF इंड्यूस होगी। उस EMF की वजह से, क्योंकि ये आपकी जो कोर है एक सर्कुलर पाथ है, तो जैसे EMF इंड्यूस होता है तो साथ ही EMF की वजह से एक करंट जनरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं, जो कि क्या होगा? इंड्यूस करंट होगा, और उसे हम नाम देते हैं एडी करंट का, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया था उसका नाम था एडी। सो दीज आर एडी करंट्स। अब ये जो एडी करंट्स हैं इससे क्या होगा? आपकी कोर में ये सर्कुलेट करेंगे, और जब ये कोर में सर्कुलेट करेंगे तो आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू I²R। जितना करंट होगा, करंट का स्क्वायर लेंगे तो उसकी वजह से उसकी पावर आएगी, इतने पावर लॉसेस आएंगे आपके। सो करंट के बहने की वजह से, ये एडी करंट के बहने की वजह से आपकी पावर डिसिपेट होगी, और वो जो पावर डिसिपेट होगी वो लॉस हो जाएगी एज ए हीट। H इज इक्वल टू I²RT। जितना करंट ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से आपकी कोर क्या हो जाएगी? वो हीट अप हो जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली आपका ट्रांसफार्मर बर्न आउट हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि एडी करंट जो है वो भी आपके पास जो वो कोई डिजायरेबल फिनोमेना नहीं है। अब इससे हम कैसे बच सकते हैं? हाउ कैन वी मिनिमाइज और डिमिनिश द एडी करंट? दीज कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग मल्टीपल लैमिनेटेड फ्रेम्स। हम एक से ज्यादा फ्रेम्स यूज करते हैं और उनकी लैमिनेशन करते हैं। उससे आपका क्या होगा? आपकी करंट का जो पाथ है उसके अंदर इंसुलेटर आ जाएगा और आपका करंट जो है वो डायोड हो जाएगा। इसको कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, बजाय इसके कि आप एक ही पूरी लिंब यूज करें, पूरी कोर इकट्ठी एक ही मटेरियल यूज करें, आप ये करते हैं, आप लैमिनेटेड शीट यूज करते हैं कोर की। ठीक है, इन दिस वे जो आपका रियल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा शीट्स आपकी होती हैं। ये देखिए आपके 1, 2, 3 एंड 4 शीट्स हैं। अब हर शीट को, एक शीट को जब दूसरी शीट के ऊपर लगाते हैं तो दरमियान में हमें एक इंसुलेटर लगा देते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर जो हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं वो होता है पेपर इंसुलेटर। आप दरमियान में पेपर रख देंगे और पेपर आप जानते हैं कि परफेक्ट इंसुलेटर है। इसी तरह जब आप इन दो को मिलाएंगे तो यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे? एक इंसुलेटर रख देंगे। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे भी चारों साइड पे क्या कर देंगे? एक इंसुलेटर रख देंगे। उससे क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगी, उसकी वजह से जब करंट फ्लो करने लगेगा तो करंट अब जैसे ही फ्लो करेगा एक लेयर से जब दूसरी लेयर में जाने लगेगा तो क्या होगा? उसके आगे तो होगा इंसुलेटर, पेपर होगा, तो उसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह जब इस लेयर से वो इस लेयर में जाएगा तो वहां पे भी ब्लॉक हो जाएगा। सो इन दिस वे योर करंट, एडी करंट विल बी रिड्यूस्ड टू अ एनॉर्मस वैल्यू, बहुत कम उसकी वैल्यू हो जाएगी। सो वी कैन मिनिमाइज बाय यूजिंग लैमिनेटेड शीट्स और लैमिनेटेड फ्रेम्स।
ठीक है। तो ये आपका जो है एडी करंट का लॉसेज है और उसको कम करने का मेथड। उसके बाद है परसेंटेज एफिशिएंसी, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड एज आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज विल गिव यू द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अब इसका वीडियो ट्यूटोरियल में देखते हैं। दिस इज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर जो कि सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है, एंड दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं एसी सप्लाई। यहाँ पे हमने लोड लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिकल लोड, कोई भी एक रेजिस्टर लगाया हुआ है या कोई भी आप लोड समझ लें। अब यहाँ पे जैसे हम इसके ऊपर लगाएंगे सोर्स, तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगी और उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा जो, और यहाँ पे भी आपकी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, सेकेंडरी ईएमएफ। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास ये एक ही लिंब के ऊपर आपने इसको लगाया हुआ है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब होगा? जब आपके प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी के कम होंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टर्न्स ज़्यादा हैं और उधर कम है। और स्टेप अप कब होगा? जब सेकेंडरी पे टर्न्स ज़्यादा होंगे और प्राइमरी पे टर्न्स जो आपके वो कम होंगे। ठीक है, सो सेकेंडरी हैज़ हायर टर्न्स एंड प्राइमरी हैज़ लेस नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे आप देखें, जैसे आप इसको इनपुट देंगे, एक साइन वेव देंगे, तो आपके पास आउटपुट भी साइन वेव आएगी। उसमें वेरिएशन देखें कैसे हो रही है। देखें, जैसे आपकी यहाँ पे इनपुट अप्लाई हुई वैसे ही आपको एक वहाँ पे इनपुट मिल गई। ठीक है, ये आपका जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है उसकी डायरेक्शन है, और उसकी वजह से जैसे यहाँ पे आपके पास इनपुट वोल्टेज चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ये देखें आपको फ्लक्स जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के साथ ये लिंक कर रहा है। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका फ्लक्स है। तो कोर जो है उसका मकसद ये होता है ताकि दोनों के साथ फ्लक्स लिंक करे। तो अब आपके पास इसी तरह यही फिनोमेना आप देखेंगे कि ये जो आपके पास है, ये जो एरिया होता है कोर का, ये इसीलिए होता है ताकि आपका फ्लक्स जो है वो इसमें से दोनों के साथ लिंक करे। अब अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये 120 वोल्ट है प्राइमरी और 20 टर्न्स है प्राइमरी के, और तो सेकेंडरी के हम कैसे वोल्टेज और टर्न्स फाइंड करेंगे? वहाँ पे टर्न्स लगा देंगे हम। ठीक है, वी प्राइमरी वी सेकेंडरी इज इक्वल टू, ये आपके पास वहाँ पे टर्न्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के और सेकेंडरी के। तो इससे हम सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग द टर्न्स, हमें टर्न्स गिवन है। इसको आप अरेंज करेंगे तो वी सेकेंडरी आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 0.5 इंटू 120। सो आपके पास वी सेकेंडरी आ जाएगा। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 60। वी प्राइमरी की जगह 120 फाइंड करेंगे। सो सेकेंडरी इज 60 वोल्ट। सो दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राइमरी आपके पास 120 और सेकेंडरी आपके पास 60 है। सो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके आपने डिजायर्ड वैल्यू जो है वो आपने हासिल कर ली 60 वोल्ट। अगर आपको 60 वोल्ट के अलावा कोई और चाहिए, उसी तरह आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यूजिंग द सेम रिलेशन आपके पास डिफरेंट वोल्टेज जो है आपको सेकेंडरी पे मिल रही होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपने ज़्यादा वोल्टेज, हायर वोल्टेज लेनी है, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे आप, तो प्राइमरी पे अगर आप 120 दे रहे हैं तो आप यहाँ पे 220 हासिल कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा वोल्टेज की वैल्यू ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, जो वैल्यू आपको रिक्वायर हो। अस्सलाम वालेकुम, my name is Malaika Talimar and alhamdulillah I got 196 out of 200 marks and secured third position in MDCAT 2024। मैं इस टाइम बात करना चाहती हूँ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से जिन्होंने अभी नेक्स्ट ईयर MDCAT देना है। मेरी आप लोग को यही एडवाइस है कि आप लोग MDCAT की तैयारी अभी से शुरू कर दें। आप लोग FSC में अगर MDCAT की तैयारी शुरू कर देंगे तो आप लोगों के लिए आगे बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए आप लोग यूँ कर सकते हैं कि आप एक ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जिस वीक में आपने जो टॉपिक पढ़ा है, आप इन पे सैटरडे संडे को उस टॉपिक का लेक्चर लें, उसके MCQs प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको इतना ज़्यादा टाइम आपका FSC का भी ज़ाया नहीं होगा और आपकी MDCAT की तैयारी भी होती रहेगी। और इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा होगा MDCAT की तैयारी में, क्योंकि आपका बहुत सारा काम पहले ही हो चुका होगा। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू कर लें। ये गलती मैंने की थी कि मैंने FSC में ही MDCAT की तैयारी शुरू नहीं की थी, और यही वजह थी मेरी कि मैं एक MDCAT रिपीटर थी और फर्स्ट टाइम में MDCAT क्लियर नहीं कर सकी थी। सो आप लोग इस गलती से बचें। इंशाल्लाह आप लोग भी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लेंगे। माय नेम इज़ साद शबीर। मैंने MDCAT 2024 में 197 मार्क्स हासिल किए हैं अलहम्दुलिल्लाह। और मेरी MDCAT जर्नी ये है कि लास्ट ईयर मैंने MDCAT 2023 में 165 मार्क्स हासिल किए थे, जो कि नॉट इनफ थे। तो इस साल मैंने MDCAT रिपीट किया। लास्ट ईयर जब मैंने फ़िज़िकल एकेडमी ज्वाइन की थी तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आई थिंक
और उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हॉस्टल लाइफ का, क्योंकि हॉस्टल लाइफ का बिल्कुल भी मुझे एक्सपीरियंस था ही नहीं। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थे कि जिस तरह से खाना वगैरह का प्रॉब्लम होता है, पहले 2-3 वीक्स तो ऐसे ही लग जाते हैं, मतलब रूटीन सेट करने में जिस तरह से होता है। और इसके अलावा फिर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं सेकेंडरी के बाद, सेकेंडरी के प्रैक्टिस, और उनमें कब सारे भी होते हैं, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। तो लास्ट ईयर देर नहीं हो सका था। इस साल मैंने बड़ी मॉडिफिकेशन करके प्रिपरेशन की, और मैंने जनवरी 2024 में टॉपलेट ज्वाइन किया, जिसने मेरी बहुत हेल्प की 2024 के MT-CAT को क्लियर करने की। सबसे ज़्यादा मैं उनको ही थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। और इसके अलावा ये कि प्रैक्टिस MCQs के लिए मैंने उनको यूज़ किया। सिर्फ फिज़िकल इवेंट में मैंने 1 मंथ के लिए ज्वाइन की, जो कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट वे में टेस्ट लेना चाहता था। फिर 2024 का एग्ज़ाम किया, तो माइंड में यह था कि टेस्ट जैसे होता है कि डिफ़िकल्ट टेस्ट, और पिछले साल का प्रेशर भी था थोड़ा, तो ये फीलिंग आ रही थी कि इस साल थोड़ा टफ लग रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टॉप ग्रेड की वजह से और मेरी अपनी मेहनत की वजह से मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया, मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छा गया, जिसकी वजह से मैंने 197 मार्क्स हासिल किए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 3rd पोजीशन हासिल की। So this is the basic phenomena of transformer. अब हमारे पास कहाँ पे हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर को? दे आर यूज इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन in a safe manner from power stations to the utility stations. हम पावर स्टेशन से यूटिलिटी स्टेशन तक जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन इज दैट वी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट वी आर इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज, सो सेविंग द cost of copper as less thick wire can fulfill the purpose due to small currents। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो ट्रांसफार्मर हो रही थी पावर वो कैसी हो रही होती है और उसमें ट्रांसफार्मर का जो वो है क्या रोल है। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास एक जनरेटिंग स्टेशन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ पे हमने वोल्टेज को जनरेट किया। अब जनरेटिंग स्टेशन पे हमारे पास जो जब हम जनरेटर से वोल्टेज को जनरेट करते हैं तो उसकी ज़्यादातर जो वैल्यू हमारे पास होती है वो 11 kV 11 किलो वोल्ट हमारे पास वोल्टेज होती है। हम ये चाहते हैं कि हमने इस वोल्टेज को और बढ़ाना है। इसको और हम क्यों बढ़ाते हैं? वो इसलिए बढ़ाते हैं ताकि आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू VI। पावर तो कांस्टेंट है, अगर पावर कांस्टेंट हो तो अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उसी के प्रोपोर्शन में आपका करंट जो है डिक्रीज होगा। आप जितनी वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट कम हो जाएगा। इससे में क्या बेनिफिट मिलेगा? आपकी जो वायर्स होती हैं, जो ट्रांसमिशन वायर्स होती हैं, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा होता है उस करंट के फ्लो की वजह से उसमें कुछ पावर डिसिपेट हो जाती है। और वो पावर किस पे डिपेंड करती है? दैट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू I² R। इसका मतलब है जितना ज़्यादा करंट होगा आपकी उतनी पावर वो लॉस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम करंट को कम से कम करते हैं ताकि आपकी कम पावर लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो कस्टमर तक पहुंच रही हो। तो करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट को लाजमी तौर पर डिक्रीज होना पड़ेगा टू मेक द पावर कांस्टेंट। सो वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, करंट को कम करते हैं ताकि पावर लॉसेस कम हो। अब इसको हम कैसे अचीव करेंगे? जनरेटिंग स्टेशन पे जब हमारे पास 11 किलो वोल्ट होता है वोल्टेज, तो इसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारे पास जो पाकिस्तान में जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है 500 kV। तो यहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं 3 फेज। हमारे पास जितनी भी सप्लाई होती है वो 3 फेज होती है। यहाँ पे मैं आपको सिंगल फेज के लिए शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास इनपुट पे 11 kV है, लेकिन आउटपुट पे आपके पास वो राउंड अबाउट 500 kV वोल्टेज आपको मिल रही होती है। सो दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन पे आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके अपने वोल्टेज को 11 किलो वोल्ट से बढ़ा के 500 किलो वोल्ट तक ले आते हैं। इसके बाद आपके पास आगे आपके पास ट्रांसमिशन लाइन होती है। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन पे आपके ये कंडक्टर जा रहा होता है और ये आगे वो ट्रांसमिट हो रहा होता है, ठीक है। सो ट्रांसमिशन लाइन आपके जैसे शहरों के बाहर बड़े बड़े पोल्स लगे होते हैं, वो ट्रांसमिटिंग पोल होते हैं। तो वो जो हायर वोल्टेज पे आपकी जो वो केबल जा रही है और अल्टीमेटली जहाँ पे भी आपने फेड करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सिटी है जहाँ पे आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी को फेड करना है, तो जैसे ही आपकी जो ट्रांसमिटिंग वोल्टेज है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है 500 kV,
इस इतनी ज़्यादा वोल्टेज को हम डायरेक्ट सिटी के अंदर इंटर नहीं होने देते, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक होती है, कंजस्टेड एरिया होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, तो ये वोल्टेज बहुत डेंजरस होती है। हम क्या करते हैं, जैसे हमारी ये वोल्टेज ये सिटी को इंटर होने से पहले हम वहाँ पे इसको स्टेप डाउन करते हैं, और जिस जगह पे हम इसको स्टेप डाउन करते हैं उसे हम बोलते हैं सब स्टेशन, सब स्टेशन, या उसे हम ग्रिड का नाम भी देते हैं, ग्रिड स्टेशन आपने नाम सुना होगा। तो उसका मकसद क्या होता है, वहाँ पे हम अपनी इस वोल्टेज को वो क्या कर रहे होते हैं, स्टेप डाउन कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास वहाँ पे भी हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे, अगर हमारे पास इनपुट आ रही है 500 kV तो आउटपुट हमारे पास जो आएगी वो डिपेंडिंग अपॉन 33 kV या हमारे पास 11 kV वोल्टेज में यहाँ से मिल रही होती है, ठीक है। तो सब स्टेशन में हम अपनी इस हायर वोल्टेज को डिक्रीज कर देते हैं अप टू 33 kV और 11 kV डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी। अब ये जो 11 kV या 33 kV की जो वायर है, ये अब जब आपकी सिटी में आएगी तो आपके घरों में जब आएगी तो वहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो आपके घरों के सामने लगा होता है। अब वो भी आपके पास क्या होता है, वो भी आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। उसके इनपुट पे आपको मिल रही है 11 kV, लेकिन वो जो आपके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी भी मिल रही है वो होती है 440 वोल्ट, ठीक है। सो इट इज आल्सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर को जो ग्रिड पे होता है और जो जनरेटिंग स्टेशन पे होता है, इन दोनों को हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ पे भी आपकी वोल्टेज स्टेप अप हो रही होती है, यहाँ पे आपकी वोल्टेज स्टेप डाउन हो रही है ग्रिड पे, और यहाँ पे आपके जो होम्स के साथ लगा होता है वहाँ पे भी वोल्टेज आपकी स्टेप डाउन हो रही होती है। अब ये जो लेकिन आपके घरों में जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, वो 230 वोल्ट होती है, 230 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफार्मर तो आपको 440 वोल्ट दे रहा है। याद रखें कि ये जो वोल्टेज होती है ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है। जब हम 3 फेज की डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे हम 3 फेज में आपके पास 3 कनेक्टर होते हैं, तो अगर आप एक कनेक्टर से दूसरे कनेक्टर की वोल्टेज मेजर करें तो ये होती है लाइन टू लाइन। लेकिन अगर आप एक कनेक्टर की और न्यूट्रल की वोल्टेज मेजर करें वो होती है फेज वोल्टेज। तो जो हमारे घरों में जा रही होती है वो फेज वोल्टेज होती है, एक कंडक्टर की और न्यूट्रल की। तो ये जो 440 वोल्टेज है इसमें 3 फेज लाइन टू लाइन है। अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे फेज में तो वो बन जाएगी आपकी 230 वोल्ट, और ये 230 वोल्ट आपके घरों में हम वो आपको सप्लाई कर रहा होता है। तो इस तरह पूरा पावर सिस्टम है आपके, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस तरह ट्रांसमिट हो रही होती है। अब इसमें आप देखें, आप ट्रांसफार्मर का यहाँ पे रोल देखें कि इसका रोल कितना क्रक्स है। अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप ना वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं, ना आप वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सकते हैं। अगर आप वोल्टेज को स्टेप अप भी नहीं कर सकते, स्टेप डाउन भी नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि आपकी जो वोल्टेज है वो कम होगी, करंट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बहुत से आपके यहाँ पे लॉसेज आ जाएंगे। तो अगर आपके ट्रांसफार्मर्स ना होता तो मोर देन 70%, 70 to 80%, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर तरबेला से किसी लाहौर में या साहिवाल में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी पावर आपकी लॉस होगी। सो 70% आपकी पावर लॉस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, वोल्टेज को अप करते हैं, तो उससे मैक्सिमम 2 to 3% आपकी पावर लॉस होती है। तो इतनी ज़्यादा पावर को हम उससे बच रहे हैं, और ये सारा काम कौन कर रहा है, ये आपका ट्रांसफार्मर कर रहा है, ठीक है। सो आई होप अब आपको इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो चुका होगा। सो ये हमारा टॉपिक था ट्रांसफार्मर का। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। Which of the following remains constant in transformer? Current, potential, power और frequency। करंट, पोटेंशियल और वोल्टेज ये दोनों आप जानते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन है, दोनों के केस में चेंज हो रही होती हैं। जो पावर है, पावर आपकी चेंज नहीं हो रही होती, लेकिन आइडियली अगर आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेज होते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। एडी करंट लॉसेज हैं, उसमें हिस्टेरिसिस लॉसेज हैं। उनको मिनिमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन उनको हम बिल्कुल वैनिश नहीं कर सकते, उनसे हम निजात हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपकी जो सेकेंडरी पावर है, पी सेकेंडरी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी, आई थिंक मुझे जो है ना, हाँ ठीक है, पी सेकेंडरी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी पी प्राइमरी के, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेज आपके प्राइमरी में हो जाते हैं, ठीक है। तो पावर भी उसमें भी कुछ वेरिएशन आएगी, लेकिन
फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज़ है कि जो आपके ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी आपकी डिपेंड कर रही होती है आपकी जनरेटिंग स्टेशन पे, जो वहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे भी वही फ्रीक्वेंसी होगी और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी पे भी सेम फ्रीक्वेंसी होगी। सो फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन होती है, इवन अक्सर टीचर्स को भी जो है वो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है पावर और फ्रीक्वेंसी में, तो इसको आपने अच्छी तरह क्लियर करना है। फ्रीक्वेंसी विल नॉट वेरी, पावर अगर आइडियली बात करें तो इट विल रिमेन सेम ऑन बोथ साइड्स, बट प्रैक्टिकली दिस कैन वेरी। अब पावर इसके अलावा लॉसेस के अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए गर्मियों में तो आपकी दोनों साइड पे पावर कम हो जाती है। आप जानते हैं कि उससे आपकी सेकेंडरी वोल्टेज कम हो जाती है, आपके घरों में जो बल्ब होते हैं उनकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, ठीक है। तो आपकी पावर डेफिनेटली वो उसमें वेरिएशन आएगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी में वेरिएशन नहीं आएगी। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। व्हेन NS डिवाइडेड बाय NP is equal to 1, the transformer is, this is the ratio of turns या turns ratio। टर्न रेशियो अगर 1 है इसका मतलब है जितने टर्न्स सेकेंडरी पे हैं उतने टर्न्स आपके प्राइमरी पे हैं। इसका मतलब है दोनों पे आपकी वोल्टेज क्या होगी, वो इक्वल होगी। अगर दोनों पे वोल्टेज इक्वल होगी तो डेफिनेटली दोनों पे आपकी करंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो इट मीन्स दैट नाइदर स्टेप अप नॉर स्टेप डाउन। ये वोल्टेज जो है आपका ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन भी नहीं करेगा, स्टेप अप भी नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ट्रांसफार्मर की हमें क्या जरूरत होती है। इसको ध्यान में रखें, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी टर्न रेशियो 1 है, इसकी भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशन वहाँ पे होती हैं जहाँ पे हम सर्किट को वापडा से सेपरेट हम करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेप फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। ये जो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी टर्न रेशियो 1 हो वो हम इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं। उससे होगा क्या, अगर यहाँ पे हमारा आपके वापडा की सप्लाई है और यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है तो दरम्यान में आप एक ऐसा ट्रांसफार्मर लेते हैं जिसकी रेशियो 1 हो, तो जितनी यहाँ पे वोल्टेज उतनी वोल्टेज यहीं पे मिल रही है। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे अगर कोई इशू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो आपके पावर सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि दरम्यान में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सो वी यूज दिस ट्रांसफार्मर फॉर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। A step up transformer is used to step up 120 volt to 2400 volt. If number of primary turns are 75, then number of secondary turns would be equal to, that you have to apply the volt turns ratio equation, V primary divided by V secondary. This should be equal to N primary divided by N secondary. जो चीज़ आपको गिवन है आप पुट करें। आपको प्राइमरी वोल्टेज गिवन है 120, सेकेंडरी वोल्टेज आपको गिवन है 2400 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी दैट आर 75 एंड यू हैव टू 5 नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड। इसको आप सॉल्व करें, 12 1 and 2, सो 1/20 इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय NS। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे you will get NS would be equal to 75 multiplied by 20। 75 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 150 and this 0 will make it 1500। So total number of turns on secondary side would be 1500। So alpha is the right option। मेरा नाम करस मरियम, जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे MD कैट में साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए। मेरा एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, टावा मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। If step up transformer turns ratio is 1:10 and resistance of 200 ohm is connected across secondary driving current of 0.5, then what will be primary voltage and primary current? इसके लिए सबसे पहले हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं। This is the secondary turn, this is primary voltage VP and the current flowing is primary current। इसी तरह दिस इज द, अगर यहाँ पे हम
हमें गिवन है कि हमने 200 ओम की यहाँ पे सेकेंडरी पे एक रेजिस्टेंस लगाई है, तो आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें, दिस इज 200 ओम, और यहाँ पे जो करंट इस्टेब्लिश होगा ये आपका होगा आई सेकेंडरी। अब आप देखें आपको क्या चीज़ें गिवन है, आपको टर्न रेशो गिवन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसका मतलब ये है दिस इज द सेकेंडरी टर्न्स एंड दिस इज द प्राइमरी टर्न्स। और आपको क्या गिवन है, आपको करंट गिवन है, और करंट आपको कौन सा गिवन है, सेकेंडरी करंट। ठीक है, अब वो कह रहा है जी कि जो 200 ओम की रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 0.5, सो आपको आई सेकेंडरी गिवन है, तो आप टर्न रेशियो और करंट की इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज आई सेकेंडरी डिवाइडेड बाय आई प्राइमरी इज इक्वल टू एन प्राइमरी डिवाइडेड बाय एन सेकेंडरी। एन प्राइमरी डिवाइडेड बाय एन सेकेंडरी वो क्या होगा 1 and 10, सो दिस वुड बी इक्वल टू IS आपको क्या गिवन है, वो आपको 0.5 गिवन है, 0.5 डिवाइडेड बाय IP क्या है वो आपने फाइंड करना है, प्राइमरी करंट, दिस इज इक्वल टू NP इज 1 एंड NS इज 10, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो IP वुड बी इक्वल टू 0.5 into 10, that would be equal to 5, so your primary current is equal to 5 ampere। आपका यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है ये है 5 एम्पेयर। तो आप अपने ऑप्शंस को देखें, ये आपका ऑप्शन नलीफाई हो जाएगा, यहाँ पे करंट जो आपका 5 एम्पेयर है, यहाँ पे 4 और यहाँ, तो ये भी नलीफाई हो जाएगा, तो इन दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 5 एम्पेयर है, यहाँ पे भी 5 एम्पेयर है। अब आपने वोल्टेज देखना है, प्राइमरी करंट आपने फाइंड कर लिया, अब आपने फाइंड करना है प्राइमरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्राइमरी वोल्टेज आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। आप नंबर ऑफ टर्न्स अगर यूज करें, अगर आप ये देखें, आप जानते हैं यहाँ पे कि प्राइमरी वोल्टेज आप फाइंड इस तरह करेंगे, अगर आप इसकी टर्न रेशियो इक्वेशन देखें, V सेकेंडरी डिवाइडेड बाय V प्राइमरी इज इक्वल टू N सेकेंडरी डिवाइडेड बाय N प्राइमरी। इसमें देखिए आपको टर्न रेशियो गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है, प्राइमरी वोल्टेज, उसके लिए आपको सेकेंडरी वोल्टेज भी चाहिए। ठीक है, अब आप सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखें ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये क्या आएगी, सेकेंडरी वोल्टेज वुड बी इक्वल टू सेकेंडरी करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस। सेकेंडरी करंट आपका है 0.5 एंड दिस रेजिस्टेंस इज 200 ओम। ठीक है, सो दिस सेकेंडरी वोल्टेज वुड बी इक्वल टू 100 वोल्ट। ये सेकेंडरी की जो वोल्टेज आप यहाँ पे पुट करेंगे ये है 100, सो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू NS इज 10। ठीक है, एंड इन द सेम वे NP इज 1। ठीक है, सो यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, देन VP वुड बी इक्वल टू 100 over 10, सो VP शुड बी इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपने प्राइमरी वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 10 वोल्ट, सो बीटा इज योर करेक्ट ऑप्शन, बीटा आपका राइट ऑप्शन होगा। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर NP is equal to 100, NS is equal to 200. A dry cell of EMF 1.5 volt is connected to primary, then voltage at secondary would be equal to 3 volt, 1.5 volt, 0 volt और 0.7 volt। अब अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो पेपर में ये करते हैं इंटरेस्ट में कि जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स उनको मिल जाते हैं और जैसे वोल्टेज मिल जाती है तो उसको धड़ाधड़ शुरू कर देते हैं और अपना आंसर निकाल के बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है उस पर उसका आपने ख्याल करना होता है। दिस इज ड्राई सेल। आप जानते हैं सेल हमेशा डीसी प्रोड्यूस करता है, सेल कैन नॉट प्रोड्यूस एसी। सेल आपके पास बैटरी जो है वो सेल से मिलकर बनती है और बैटरी हमेशा आपको डीसी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पे अगर आप डीसी लगा देंगे तो उससे तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ आपकी सेकेंडरी पे वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगी। सो अगर आप ड्राई सेल लगाएंगे प्राइमरी पे तो आपकी सेकेंडरी पे कोई वोल्टेज अपेयर नहीं होगा क्योंकि आपकी सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा। फ्लक्स ने तो चेंज होना था अगर आप एसी लगाते, एसी की वजह से फ्लक्स चेंज होता, लेकिन क्योंकि ड्राई सेल एक डीसी सोर्स है जिसकी वजह से आपके सेकेंडरी पे कोई वोल्टेज जो है वो जनरेट नहीं होगा। सो इन दिस केस चार्ली इज योर करेक्ट ऑप्शन। If a step up transformer has 100% efficiency, then primary and secondary have
same current, number of turns, power or voltage. If your transformer has 100% efficiency, then power on both sides would be equal. करंट और नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज ये तो आप डेफिनेटली वेरी कर सकते हैं, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, लेकिन अगर उसकी एफिशिएंसी 100% होगी तो दोनों साइड पे आपकी पावर जो है वो सेम होगी. Which quantity is increased in step down transformer? You have step down transformer और आप जानते हैं कि step down transformer अगर आप देखें V primary divided by V secondary is equal to N primary divided by N secondary. आप जानते हैं कि जैसे हमने बात की स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, आपकी जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो लेस देन होगी प्राइमरी वोल्टेज. और अगर आप पावर इक्वेशन देखें VP IP इज इक्वल टू VS IS. अगर सेकेंडरी वोल्टेज कम है और प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा है तो डेफिनेटली सेकेंडरी वोल्टेज अगर कम है तो आपकी सेकेंडरी करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है, टू मेक द पावर कांस्टेंट. ठीक है, सो इन दिस केस करंट विल इंक्रीज इन द सेकेंडरी साइड. ठीक है, अब आपको हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि आप डायरेक्ट इसको आप मेमोराइज करें, या जो हमने वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में जो चीज़ें मेंशन की थी, जब आप FRN को रिव्यू करेंगे तो वहाँ पे आपने देखना है कि स्टेप डाउन में क्या इंक्रीज होता है और क्या डिक्रीज हो रहा होता है, और किस जगह इंक्रीज हो रहा होता है और किस जगह डिक्रीज हो रहा होता है. तो विदाउट गोइंग इनटू दीज मैथमेटिकल स्टेप्स, क्योंकि यू हैव टू मैनेज योर टाइम, तो आप डायरेक्ट जो है वहाँ से बताएं जी कि स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन तो करंट क्या होगा अप. ठीक है, सिंपल इज दैट. सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन. To exchange magnetic flux, the primary and secondary coils are wound on air core, steel core, wooden core और soft iron core. ठीक है, ये हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि हम सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अपने जो वाइंडिंग है उसको, जो कॉइल्स है उसको वाउंड करते हैं. मकसद उसका क्या होता है, ताकि मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो प्राइमरी का वो सेकेंडरी के साथ वो लिंक करे. स्टील कोर, वुडन कोर डेफिनेटली वी विल नॉट यूज इट इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल. एयर कोर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एयर एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है. ठीक है, ये ज़्यादा उसको रेजिस्ट करेगा. और इसी तरह स्टील जो है आपका, इट इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल बट इट इज़ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल. लेकिन हमारे ट्रांसफार्मर में एट द सेम टाइम 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड कभी मैग्नेटाइजेशन हो रही होती है, कभी डीमैग्नेटाइजेशन हो रही होती है. ठीक है, उसकी वजह से हम ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें मैग्नेटाइजेशन भी आसान हो और डीमैग्नेटाइजेशन भी आसान हो, तो वो आपके पास सॉफ्ट आयरन का मटीरियल है. So delta is the correct option. Power loss in transformer is caused by eddy current, resistance of coil, hysteresis loss and all of above. आपके जो पावर लॉसेज हैं वो इन तमाम फिनोमेना की वजह से हमेशा अकर होते हैं ट्रांसफार्मर में. कॉइल की अपनी जो रेजिस्टेंस है जिसे हम कॉपर लॉसेज का नाम देते हैं. ठीक है, जो कॉइल की वजह से लॉसेज होंगे, कॉइल की रेजिस्टेंस की वजह से उसे हम नाम देते हैं कॉपर लॉसेज, या इन्हें हम इलेक्ट्रिकल लॉसेज का भी नाम देते हैं. एंड एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेज, ये तीनों की वजह से आपके लॉसेज हो रहे होते हैं. अब ज़्यादातर जो परसेंटेज होती है आपके लॉस की, वो कॉइल का जो लॉस होता है, जो आपकी कॉपर लॉस है, वो उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है. इसको तो हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन इसको मिनिमाइज़ नहीं कर सकते. डेफिनेटली कॉपर यूज़ करेंगे तो कॉपर की रेजिस्टेंस होती तो कम है, लेकिन जब करंट ज़्यादा होगा ट्रांसफार्मर में तो वहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ आपकी पावर लॉस हो जाएगी. The output power of an ideal transformer is greater than input power, equal to input power, less than input power, equal to input power if turns ratio is 2:4. ठीक है, it is straightforward. Equal to input power. If it is ideal transformer, अगर ideal नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी कुछ पावर जो है वो कम हो जाएगी. Eddy currents can be decreased by using soft iron core, using laminated sheets for core, increase the number of turns in primary and all of these, using the laminated sheets for core. ठीक है, उसमें हम एक इंसुलेटर यूज़ करते हैं जिसको 2 लैमिनेशन के दरमियान इंसर्ट करते हैं, जिससे आपकी जो करंट का फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है. So beta is your correct option. This is all for today. Thank you very much. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.